आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा हिंदी और संवैधानिक विकास या संवैधानिक स्थिति। ठीक है, राजभाषा हिंदी और संवैधानिक विकास जो है आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। एक ही पीडीएफ में जो है मैंने पूरे महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास से जुड़े हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आप जो है विश्वास रखिएगा। ठीक है, एक टीचर पे जो है स्टूडेंट का विश्वास रखना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। ठीक है, कि जब तैयारी किया था यूजीसी नेट का, जब क्वालिफाइड किया था, जो मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम जो है मैं जितने भी सिलेबस हैं उसको जो मैंने पढ़ के और इतनी बार मैंने रिवीजन किया था कि जिसकी गिनती नहीं है। मैं खुद ही नहीं गिन पाई थी कि मैंने कितनी बार रिवीजन किया था। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपके जो है सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आप लोग जो है एक बार पढ़ के छोड़ मत दिया करिए, उसको जो है अनगिनत बार रिवीजन करिए। ठीक है, आपको लगे कि मुझे याद है, फिर भी जब तक आपका जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो जाते, तब तक जो है आप उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स जो है आप लोग बनाते चलिएगा। जो बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बना रहे हैं वो जो है बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी के बारे में, तो एक शब्द है स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले जो है सन 1949 में, ठीक है, सन 1949 में राजगोपालाचारी जी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी फ़ोन आ गया थोड़ा सा, है ना, मैं भूल गई थी साइलेंट पे करना। श्री राजगोपालाचारी जी ने किया था। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी जी ने जो है स्टेट लैंग्वेज का प्रयोग किया था। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद जो है राजभाषा किया गया। यानी जो स्टेट लैंग्वेज जो शब्द है, इसका जो है हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो राजभाषा नाम से जो है किया गया। राजभाषा से तात्पर्य है कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों में जो न्यायिक कार्य होते हैं उसके लिए स्वीकृत भाषा। ठीक है, राजभाषा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं संवैधानिक विकास क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो मैं जानकारी आपको दे रही हूँ आप लोग जानते चलिए। उसके बाद जो है, क्योंकि सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना भी है। ठीक है, उसके बाद जो एक एक महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं संवैधानिक विकास क्या होता है। तो जिस कानून और नियमों को ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया था, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसको संचालित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है नियम कानून बनाए गए थे, उसको आगे चलकर जो भारतीय परिप्रेक्ष्य संविधान निर्माण में जो है वो काम आए। ठीक है, जो कि वो क्या कहलाया? संवैधानिक विकास कहलाया। ठीक है, उसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का आदेश, है ना, कब लागू हुआ था? तो 1955 में लागू हुआ था। उसके बाद राजभाषा आयोग बना 1955 में। उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति का गठन होता है। उसके बाद राजभाषा अधिनियम आता है, राजभाषा नियम आता है। ठीक है, ये सभी जो है आज की महत्वपूर्ण क्लास में हम देखने वाले हैं। उसके बाद जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, यानी कि आर्टिकल कितने? 343 है ना, 343 से लेकर आर्टिकल 391, ठीक है, सॉरी 51 तक जो है हम सभी महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत जो है क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे देखेंगे, जिस भाषा को शासन प्रशासन के कार्यालय प्रयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा है। ठीक है, 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी जो भाषा है, हिंदी संघ की जो है राजभाषा है। ठीक है, आगे देखेंगे
उस दिन से प्रतिवर्ष 14, एक मिनट, कुछ लाइन यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, उस दिन से छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको जो है बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन वही बात है, फिर भी आपको पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे, ठीक है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको जो है ध्यान देने वाला है भाग और अनुच्छेद में, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, ठीक है। किस अनुसूची में जो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और भाग 17, ठीक है, भाग 17 में कितने अनुच्छेदों का जो है वर्णन है, तो आप ध्यान रखिएगा 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये दो बातें जो है आप क्लियर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त जो वहाँ पे सम्मिलित की गई हैं, वो भाषाएं कौन कौन सी हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, ठीक है, ऐसे याद करिएगा, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, ठीक है। गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक है। 8वां है कश्मीरी, 9वां है कोंकणी, ठीक है। अभी आगे जो है हम पढ़ेंगे कि कौन सी भाषा जो है किस अधिनियम के तहत जो है वहाँ पे रखा गया है, ठीक है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 10वां है मैथिली, फिर 11वां है मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाल और सिंधी, और 20वां है तमिल, 21 है तेलुगु और 22 है उर्दू, ठीक है। ये हो गई टोटल 22 भाषाएं, ठीक है। पूरे जो 22 भाषाओं का जो, एक मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान किया गया है, तो ये रही 22 भाषाएं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, मूल संविधान में अगर पूछा जाए कि कितनी भाषाएं हैं, तो 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कौन कौन सी भाषाएं जो है किस अधिनियम के तहत रखी गई हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। संविधान के 21वां संशोधन, ठीक है। संशोधन किसे कहते हैं, संविधान में जो संशोधन होता है, संशोधन का मतलब जो कुछ नई चीज़ें, भारतीय जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो है कुछ नई चीज़ें जोड़ना होता है या कुछ हटाना होता है, उसमें उसी को जो हम संशोधन बोलते हैं, ठीक है। संशोधन करके जो है नई चीज़ें लागू करना, ठीक है। तो देखेंगे संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा, ठीक है, किसको जोड़ा गया, किस भाषा को, तो सिंधी को जोड़ा गया है, ठीक है। जब सिंधी को जोड़ा गया तो क्योंकि मूल संविधान में तो 14 भाषा थी, ठीक है, 14 भाषाएं थी। अब यहाँ से जो है स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लिख देती हूँ, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ताकि आप लोग जो है भागे ना क्लास छोड़ के, ठीक है। संविधान देखेंगे, संविधान के 21वें संशोधन में जो है किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 1967 के तहत जो है सिंधी भाषा जोड़ा गया। जब सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो भाषा कितनी हो गई, तो 15 हो गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 71वें संशोधन, ठीक है, ये तीनों जो है आप ध्यान एकदम माइंड में छप जाना चाहिए, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1992 में जो है किस किस को जोड़ा गया, कौन कौन सी भाषा, तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में जो है किस भाषा को जोड़ा गया, तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जो है जोड़ा गया, तो संख्या भाषा कितनी हो गई, संख्या कितनी हो गई, तो 18 हो गई, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, नमक भी याद कर सकते हैं, नमक भी याद कर सकते हैं, या कोने में भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
कोनेम, ये दोनों भाषाओं में दोनों ट्रिक में जो है दोनों बिल्कुल सटीक बैठता है, तो दोनों में से कोई आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम कि 92वें संशोधन में, ठीक है, जब 92वें संशोधन हुआ अधिनियम 2003 में, ठीक है, 2003 में, इसमें जो है कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को सम्मिलित कर दिया गया, तो भाषा जो है कितनी हो गई, 22 हो गई, ठीक है। तो अधिनियम 2003 के तहत जो है किन किन भाषाओं को जोड़ा गया, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा, बोडो, ठीक है, ये ट्रिक लिख लीजिए, बोडो मैथ्स, ठीक है। बो से हो जाएगा बोडो, डो से हो जाएगा डोगरी, और मै से हो जाएगा मैथिली, और स से हो जाएगा संथाली, ठीक है। बोडो मैथ्स ऐसे करके लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरे का मैंने बता ही दिया, ठीक है। 1952 के तहत जो जोड़ा गया कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, तो नमक बता दिया, या तो कोनेम लिख लीजिए, और सिंधी तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि वो एक ही है, ठीक है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही मैंने उठा के लिया है, ठीक है। लेकिन ये क्लास तभी सक्सेसफुल होगा जब आप पूरे क्लास को देखेंगे, आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध क्या क्या थे, यानी अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ठीक है, कि किस आर्टिकल में जो है क्या क्या बातें कही गई हैं, उसको हम बहुत जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में होगी, ठीक है, तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। यानी जो अनुच्छेद 343 जो है, संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि देवनागरी में होगी, ठीक है, देवनागरी लिपि में होगी, तथा अंकों का रूप जो है अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। अंकों का यहाँ पे जो है मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, अंकों का जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में निर्दिष्ट किया जाए, ठीक है। ये सारी बातें किसके अंतर्गत कही गई, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखेंगे अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। यानी 344 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ठीक है। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। यानी जो आयोग बनेगा उसका कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में जो है, जो निम्नलिखित यहाँ पे कौन कौन सी जो है बातें कही गई हैं उसकी जो है सिफारिश करें। देखेंगे, पहला है शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना, यानी जो शासकीय कार्य हैं उसके प्रयोजन के लिए हिंदी शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। दूसरा क्या है, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी में प्रयोग पर निर्बंध करना, यानी प्रबंध लगाना, ठीक है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियम नीतियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। चौथा देखेंगे, संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। पांचवा क्या है, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा किसमें हो, हिंदी में हो, ठीक है। आगे देखेंगे, आयोग से यह उपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का
और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तित्वों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। ठीक है, ये सारी बातें जो है कहाँ पे कही गई हैं, तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो है रखा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 345 अनुच्छेद आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्यों के सभी या किन्हीं प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आर्टिकल 345 में किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा, ठीक है, उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है, लागू कर सकता है। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है, जब तक ऐसा नहीं किया जाता अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे पहले ठीक किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 संघ में प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्मय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि यानी पत्रों से बातचीत करना, यानी जो पत्र भेजे गए हैं उसकी भाषा हिंदी होगी। ठीक है, यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं, हिंदी नहीं होगी, अंग्रेजी ही होगी। ठीक है, यानी दो राज्यों के बीच पत्र में अगर बात होता है तो अंग्रेजी ही होगी। लेकिन आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी दोनों राज्यों की सहमति होगी कि अब हमारे अंदर जो बातचीत हो रही है वो हिंदी में होगी पत्रों द्वारा, तो हिंदी में कर दिया जाएगा। ये बात किस में कही गई है, तो अनुच्छेद 346 में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 347 के अंतर्गत क्या कहा गया है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी तो उपराष्ट्रपति उस राज्य के सर्वत्र या उसके किसी भाग में प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध करा सकता है। कहने का मतलब है कि 347 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या, जो भी जनसंख्या वहाँ की पर्याप्त मात्रा में यह मांग करे कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा, यानी जो भाषा वो जो बोल रहे हैं, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो, उसके द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दे दिया जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य के सर्वत्र या उसके किसी भाग में प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए, ठीक है, या तो पूरी तरह से या तो किसी प्रयोजन जो वहाँ का जो संविधान होगा उसमें जो प्रशासकीय कार्य होते होंगे उसके लिए जो उस भाषा को मान्यता करा दिया जाएगा। ठीक है, ये जो बात है आर्टिकल 347 में कही गई है। अब जो है आर्टिकल 348 को देख लेते हैं। ठीक है, 348 आर्टिकल 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे, ठीक है, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, जब से संसद के द्वारा जो है यह उपबंध न कराया जाए तब तक जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जो है सभी कार्यवाहियां किस में होंगी, तो अंग्रेजी भाषा में होंगी। ठीक है, इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संसाधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों और विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को उस राज्य के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय प्रक्रिया तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 349।
आर्टिकल 349 को देखेंगे। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध कराने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, उसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यानी संविधान के प्रारंभ में जो 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसके उपबंध कराने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी जो पहले की अनुमति है जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर देगा, उसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 350। 350 में देखिए, 350 में बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। ठीक है, यह बात जो है अनुच्छेद 350 में कहा गया है। दूसरा क्या है, किसी राज्य की भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। यानी किसी भी राज्य के जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जो भाषा जो हो मातृभाषा जो उनकी भाषा मातृभाषा है उसी में जो है शिक्षा देने का प्रबंध किया जाएगा। ये किस में कहा गया है, तो आर्टिकल 350 में। ठीक है, हाँ जी 350 में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षाओं से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। ठीक है, आगे जो है तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों को सरकारों को भिजवाएगा। आगे देखिए 351, ये जितने भी आर्टिकल हैं महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 संघ का वह कर्तव्य होगा वह हिंदी भाषा का प्रसार करे। ठीक है, आर्टिकल 351 में जो है क्या कहा गया है कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप शैली और पदों के आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या अवांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ता जो है अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्ध सुनिश्चित करे। ठीक है, ये बात जो है आर्टिकल 351 में कही गई है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, विधानमंडलों की भाषा। ठीक है, विधानमंडलों की भाषा क्या थी ये हम देखेंगे। ठीक है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। ठीक है, संसद की उपभाषा का उपबंध अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा, भाग 5 अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 120 में। ठीक है, उसमें जो है कहा गया है कि संसदीय कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है, संसद का जो कार्य है वो हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी, ठीक है, या कभी जो है यथास्थिति जो है सदन का जो पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 210 महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 210 में जो है राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी संसद का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे देखेंगे सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति क्या थी ये हम जानेंगे। ठीक है, 1950 ईस्वी के बाद जो है हिंदी की प्रगति क्या थी वो हम जानेंगे।
लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण है सभी, एक एक लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पूरी क्लास को देखा करें, ठीक है। आगे देखेंगे सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की जो प्रगति थी वो हम देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किए थे, ठीक है। तो राजभाषा आयोग का गठन जो है कब हुआ था, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा 1955 ईस्वी में, ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे, ठीक है। ध्यान से पढ़िए इसको फिर से। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 21 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे, तो 21 सदस्य थे, ठीक है। आगे देखिए, राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था, तो 1956 में दिया था, ठीक है। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया, 1956 में। लागू कब हुआ, 1955 में, ठीक है। जो संसद के समक्ष 1947 में रखा गया, ठीक है। प्रतिवेदन दिया 1956 में, संसद के समक्ष रखा गया 1957 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का जो है गठन किया गया, ठीक है। यानी पूरी तरह से संयुक्त पूछा जाए, संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ, तो 1957 में, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, ठीक है ना। आगे देखिए, संयुक्त समिति जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा वही जो है यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त संसदीय समिति में जो है कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10 सदस्य, ठीक है। इसने जो है अपना प्रतिवेदन कब दिया, 1959 में दिया, ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन कब दिया, तो 1959 में दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 अस्थायी आयोग की स्थापना की, ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर जो है ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है 2 अस्थायी आयोग की स्थापना की थी। वो कौन कौन थे, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आयोग है, वर्ष दिया गया है और मंत्रालय, ठीक है। राजभाषा विधायी आयोग वर्ष 1961 में, ठीक है। मंत्रालय विधि मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और दूसरा जो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये भी जो है 1961 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, एक जगह जो है समाहित करके लाई हूँ मैं ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ, ठीक है। आगे देखेंगे, सन 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राजभाषा विधायी आयोग को जो है यानी राजभाषा आयोग को जो है समाप्त कर दिया, कब कर दिया गया था, तो 1975 ईस्वी में कर दिया गया था, ठीक है। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्न है। अब राजभाषा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। इधर अधिनियम दिया गया है, इधर वर्ष दिए गए हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1963 में, और संशोधित पूछा जाए, ठीक है, संशोधन करके जो है दूसरी बार जो पारित किया गया वो 1967 ईस्वी में, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1963, ठीक है। अब जब पूछे कि राजभाषा अधिनियम संशोधित कब पारित हुआ, तो 1967, ठीक है। अब देखेंगे राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा संकल्प में जो है 1968, ठीक है। राजभाषा संकल्प में जो है बात कही गई है कि सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। और जो है सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं को समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी, ठीक है। ये बातें जो हैं राजभाषा संकल्प में कही गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्राधिकृत पाठ यानी केंद्रीय विधि अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1973 ईस्वी में।
राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1976 ईस्वी में, ठीक है। और राजभाषा अधिनियम यहाँ पे है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, पदीकृत पाठ अधिनियम, ठीक है, 1973, और राजभाषा नियम 1976, ठीक है। आगे देखिए, राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में लागू हुआ था। इसमें जो है कुल 9 धाराएं हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजभाषा नियम जो है 1976 में है, और राजभाषा अधिनियम जब आए, सिर्फ अधि लगा है, ध्यान रखिएगा, अधिनियम की बात है तो 1963 में, ठीक है। राजभाषा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो ध्यान रखिएगा, 9 धाराएं हैं, ओके। आगे देखेंगे, राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जो राजभाषा नियम है 1976, उसके अधीन जो है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन? क वर्ग क्षेत्र, ख वर्ग क्षेत्र और ग वर्ग क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे इसको पूरा हम डिटेल में। ध्यान रखिएगा, राजभाषा नियम 1976 के अधीन जो है केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग, ठीक है। अब जो है क वर्ग को हम देखेंगे, इसमें जो है पत्र व्यवहार हिंदी में ही किया जाए, ठीक है, सबसे पहली बात। ख वर्ग क्षेत्र में क्या है? पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन हो, ठीक है। क वर्ग में क्या कहा गया है कि इसमें जो है पत्र व्यवहार टोटल जो है हिंदी में होगा। इसमें कौन कौन से जो है राज्य आएंगे? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। ये जो है यहाँ पे जो है बात कही गई है, पत्र व्यवहार जो है हिंदी में किया जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं तो पूरा यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख वर्ग क्षेत्र में आएंगे तो इसमें जो है बात कही गई कि पत्र व्यवहार में द्विभाषिक यानी 2 भाषाओं के नियम का जो है पालन होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। अब ग वर्ग क्षेत्र में क्या बात कही गई है? इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे ये देखिए, ठीक है। इसमें कहा गया है पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाए, ठीक है। पूछा जाता है कि पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाए के अंतर्गत जो है कौन से राज्य आते हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ग वर्ग में आते हैं। और पूछ ले कि चंडीगढ़ राज्य किस वर्ग में आता है? क वर्ग, ख वर्ग या ग वर्ग? तो ध्यान रखिएगा, ग वर्ग। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आप खुद भी बनाने की कोशिश करिएगा प्रश्न, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहीं तक क्लास थी, ठीक है, लास्ट क्लास यहीं तक थी, समाप्त हुई क्लास। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही, ठीक है। ज़रूर आप लोग कमेंट किया करिए, थोड़ा मनोबल बढ़ता है, कमेंट से हमें कोई बहुत वो पैसा नहीं मिल जाता है, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे भाई हम कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे तो मैम को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन, थोड़ा मनोबल बढ़ता है और अच्छे से जो है कंटेंट बनाने का मन करता है, आप लोगों को पढ़ाने का मन करता है, आपसे लोगों से बातें करने का मन करता है, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट करिएगा, आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिएगा, क्लास बुरी लगी है तो बुरा कमेंट करिएगा, कोई बात नहीं, मैं उसके बदले कुछ भी आप लोगों को नहीं कहूँगी, ना ही बुरा मानती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बाकी जो है अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।